Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Degree University, Multan, lecturer of mathematics in ISP Multan. अच्छा, तो गाइस वो होपफुली आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और जो असाइनमेंट्स आपको मिली होंगी आज जो असाइनमेंट आपको मिली होंगी वो असाइनमेंट्स आप लोग कर चुके होंगे। तो अच्छा, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जो कि है हमारा न्यूटन लॉज के ऊपर है। तो आज का लेक्चर बड़ा आसान है, मतलब पिछला जैसे सरदर्दी वाला था ना, सर्कुलर मोशन और फिर था अंदर कुछ भी नहीं। जो आपकी ये स्कीम ऑफ स्टडी है मेरे पास है, ये पार्टिकल काइनेमेटिक्स फर्स्ट लेक्चर में, फिर रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट देख लिया था, सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड चीज़ें भी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। ये सेंटर फोर्स मोशन यहाँ नहीं है, ये है आप लोगों की ओरिजिनल, ये सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीक का काम भी आसान है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैं कोशिश करूंगी लॉ ऑफ न्यूटोनियन मॉडल ऑफ ग्रेविटेशन आज इन लॉज के साथ में पढ़ा दूं, ताकि इसको अकेला पढ़ाएंगे ना तो हमारे ना टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो ना कोशिश करूंगी आज सारे जितने लॉज होंगे ना वो सारे कंप्लीट करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने इसकी तरफ। आप लोगों ने मैकेनिक्स की डेफिनेशन देख ली थी, साइंस ऑफ मैकेनिक्स डील विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज। वही बात, फोर्सेस का बॉडी के ऊपर क्या एक्शन हो रहा होता है वो इसे डील कर रहा है, वेदर एट रेस्ट और मोशन, और इन मोशन, या तो वो बॉडीज रेस्ट पे खड़ी हों या वो मूव कर रही हों। तो ये सारा का सारा हम लोग देखते हैं। तो अच्छा, तो फिर हम चाहे रेस्ट पर हो, चाहे बॉडी आपकी रेस्ट पर हो, मूव कर रही हो, तो हम लोग उसका क्या कर लेंगे। अच्छा, तो बॉडी मूव कर रही हो, ये रेस्ट पर हो, हम उसको वो कर लेंगे, उसका ना उसके ऊपर फोर्स ने जो भी एक्शन किया है उसको स्टडी करना, उसको डील करना, यही मैकेनिक्स का काम है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड डायनामिक्स। या अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक स्टैटिक में दूसरी डायनामिक में। स्टैटिक इन स्टैटिक मैकेनिक्स वी डील विद बॉडीज एट रेस्ट। बॉडीज जब रेस्ट पे होती हैं, फोर्सेज आपके उन पे एक्ट करती हैं, तो फिर हम उनकी मोशन को डिस्कस करते हैं। तो ये भी मैकेनिक्स की ही एक टाइप है, मतलब हाँ मैकेनिक्स की ही एक टाइप है, और इसे हम बोलते हैं स्टैटिक। और डायनामिक क्या होता है, इन डायनामिक मैकेनिक्स वी डील विद बॉडीज इन मोशन। अब बॉडीज मूव कर रही हैं और फोर्सेस ने आके मजीद उनको मूव करवा दिया, तो इस टाइप को हम बोलेंगे डायनामिक एंड फर्दर। और फिर डायनामिक फर्दर डिवाइड हो रही है, कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब डायनामिक को हम डायनामिक के बारे में आप लोगों को पता है कि इसमें क्या होता है, बॉडीज मूव कर रही होती हैं। अब इसको फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया है, एक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में क्या है, काइनेमेटिक्स ट्रीट्स ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर मैसेज और द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। वाह जी वाह। अब ये क्या कह रहे हैं, ये बॉडी मूव ही कर रही थी, अब वो बॉडी की मूवमेंट को ही देखेंगे कि एक बॉडी यहाँ पे अचानक खड़े किसी और पॉइंट पर चली गई, तो वो ये नहीं पूछेंगे यहाँ से यहाँ किसी फोर्स ने मारा था जो तुम गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, कॉजेज नहीं देखेंगे, बस वो ये देखेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पे खड़ा था और वो दूसरे पॉइंट पर चला गया, तो वो कैसे गया, किस तरह गया, बस उसकी मूवमेंट को देखेंगे। तो लेकिन इसमें दो चीज़ों को वो नहीं अकाउंट में लेकर आएंगे, एक मैसेज और दूसरा फोर्सेस, जिनकी वजह से एक्टिंग ऑन देम, जो फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उनको अकाउंट में नहीं लेकर आएंगे। इन काइनेमेटिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग सच क्वांटिटीज। वो कहता है काइनेमेटिक्स में हम ऐसी क्वांटिटीज में इंटरेस्टेड होते हैं एज पोजीशन वेक्टर, एज वेलोसिटी, एज एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल।
पार्टिकल की पोजीशन में हम इंटरेस्टेड होते हैं, इनकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन कितनी है, तो इन चीज़ों में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। अब काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक्स इज कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एंड द रिजल्टेंट मोशन। वाह 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 वाह, कि ये देखते हैं बॉडीज आपकी वही मूवी कर रही हैं, फोर्सेस रिलेशन बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन फोर्सेस ने उन पर जो एक्ट किया है उसका रिलेशन देखते हैं, और फिर एक्ट करने के बाद फोर्स ने जब धक्का दे दिया या उसके ऊपर एक्ट कर दिया तो बताओ बॉडी का क्या रिएक्शन था, उसकी जो रिजल्टिंग मोशन आई है वो हमें बता दो। तो होपफुली आप लोगों ने ना ये दोनों का बिग डिफरेंस जो है काइनेमेटिक्स का काइनेटिक्स का वो देख लिया होगा। चलते हैं अब आगे। क्लासिकल मैकेनिक्स इज नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। वो कहता है क्लासिकल मैकेनिक्स को हम दूसरे अल्फाज में न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज पर ये बेस करता है। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस टाइम एंड मास आर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स मतलब ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव कभी नहीं होते। फिर वो कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट इंडिपेंडेंट, और जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है ऑफ द अदर थ्री, और जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों से इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? द स्टडी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स रेस्ट ऑन द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। वो कहता है हमारी जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिन 3 प्रिंसिपल्स पे बेस करती हैं वो प्रिंसिपल अब आप लोगों को बताए जा रहे हैं। अब वो कहता है इन communicated by Newton in 17th century, 3 laws may be stated as follows. पहला लॉ हमारे पास क्या है? The principal subject to no forces will remain at rest if originally rest, or will move with constant velocity and therefore in a straight line. अच्छा, ये क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है अगर एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे बैठी है, तो वो रेस्ट पे ही बैठी रहेगी अगर इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। या अगर वो बॉडी जो है, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। अभी इसने सिर्फ जनरली स्टेट करके यहाँ पे रख दिया, अभी एक एक करके इसकी डिटेल भी देखेंगे हम। तो और अगर बॉडी मूव कर रही थी तो अगर कोई फोर्स उसे एक्ट नहीं करती तो वो वैसी की वैसी ही स्ट्रेट लाइन में मूव ही करती रहेगी। तो इसको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तब तक अभी ये ओवरव्यू ले लेते हैं इन रिजल्ट्स का, इन स्टेटमेंट्स का। अच्छा, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज। लीनियर मोमेंटम आप लोगों को पता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है, और टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। वो कहता है ये फोर्स के बराबर आ जाता है जिसने इसे प्रोड्यूस किया, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन दोनों की वो टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, और ये उसी फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जिसमें फोर्स ने एक्ट किया और ये सारा कुछ प्रोड्यूस हुआ। अब वो जैसे कि वो बता रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बता दे, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास क्या है ये मुझे बता रहा है मास, और ये मुझे वेलोसिटी। इफ द पार्टिकल ऑफ मास सब्जेक्ट टू द फोर्स एफ, अब पार्टिकल एक मास एम का फोर्स ने इसके ऊपर एक्ट किया, मूव्स विद वेलोसिटी, और वो मूव करने, जब फोर्स ने एक्ट किया तो वो इस वेलोसिटी के साथ मूव करने लग गया एट टाइम t। और वो कहता है द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और फिर इसके बाद आगे हमारे पास है इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास हमारा कांस्टेंट हो जाए तो वो बाहर निकल जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा वेलोसिटी पर। अब आप लोगों को पता है डेरिवेटिव, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होता है एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन 2 भी हमें समझ आती है, वेयर ए इज एक्सेलरेशन वेक्टर एंड इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा वाओ, अब चलते हैं इसके वो उनको पढ़ते हैं, इनको डिटेल 1 by 1 डिटेल से पढ़ते हैं। और भी लॉज हैं वो आगे अब आते हैं, डिटेल से हम इन्हें पढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे 42 पर जाना। अच्छा, ये आया
अब ये है न्यूटोनियन फॉर्मूलेशन ऑफ मास। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज स्टेट दैट, ये स्टेट फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है, अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। वो कहता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म होता है एक ही स्पीड के साथ चल रही है स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट, जब बाय एन अप्लाइड फोर्स, जब तक इसे पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये अपनी हालत में ही रहेगा। अब इस पे फोर्स लगाकर उसे जबरदस्ती उसकी हालत चेंज करने के लिए नहीं कहा जाएगी, वो अपनी हालत में वैसे का वैसा रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वैसे का वैसा रहेगा ये। तो अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ के बारे में बता रहा है, फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम। मोशन की कितनी क्वांटिटी हमने चलनी है, 1 किलोमीटर तक ये गाड़ी लेके जा सकती है, ये 2 किलोमीटर तक जा सकती है, जितनी क्वांटिटी होती है उसे मोमेंटम बोलते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। वही बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है हम उसे मास बोलते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आगे वो कहता है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है अपनी ही वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। द कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कांस्टेंट फॉर द गिवन बॉडी एंड कॉल्ड मास, और इसे हम मास बोलते हैं। द मोमेंटम वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज डिनोटेड बाय दिस एंड इट्स मास इज दिस। जैसे कि ऊपर उसने बता दिया मोमेंटम क्या होता है, अपने ही वेलोसिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को हम इस तरह से लिखेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मास होगा। तो फिर आगे v के बारे में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और फिर अब 5वां रिमार्क इसके बारे में है, नाउ द फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली बाय द इक्वेशन दिस। वो कहते हैं हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब हर बंदा वो क्या मतलब वो क्या है, या तो रेस्ट पे है या तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमारा मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ये कांस्टेंट है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ये इस तरह से कांस्टेंट ही रहेगा, अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ ही चलता रहेगा ऑन द बॉडी। दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। फिर इसके बाद 6th हमारे पास क्या है, इस रिमार्क फॉर अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल। अच्छा, अब एक से ज्यादा हो पार्टिकल्स, एक से ज्यादा हों, ग्रुप ऑफ पार्टिकल विद वन एंड अदर इंटरेक्ट, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इंटरेक्ट विद वन एंड अदर बट नॉट विद सराउंडिंग पार्टिकल्स। द इंडिविजुअल पार्टिकल मोमेंटम विद टाइम, हाउ एवर द टोटल मोमेंटम। अच्छा, वो कह रहे हैं सेपरेट का आपने मोमेंटम निकाल लेना है और टोटल मोमेंटम क्या होता है, सारे मोमेंटम्स का सम कर देना है। तो वो भी वही लॉ होगा जो आपने ऊपर देखा है कि फर्स्ट मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वो कांस्टेंट होता है ना। तो ये, और फिर इसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहाँ यूज हो रहा है ये वो बता रहा है, ये तब उसकी फॉर्म स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में फर्स्ट लॉ की फॉर्म ये वाली आएगी, और ये चीज़ें वगैरह बता रहा है, सी क्या है, वी क्या है, वो सब कुछ यहाँ बता रहा है। फिर इसके बाद रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम के डिफरेंट एक्सप्रेशन बता रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, नॉन एज रिलेटिविस्टिक और मास ऑफ द प्रिंसिपल। अब आते हैं सेकेंड लॉ की तरफ आते हैं। द पार्टिकल विल चेंज its state of motion when it is acting on by an external. A particle will change its state of motion when it is acted on by the external force. Second law of motion gives a specific way of determining how the body's motion is changed by the external force. अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी की मोशन में कितना चेंज आता है ये सारा कुछ वो डिटरमाइन करता है। द पार्टिकल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब वही कह रहा है मोमेंटम में, पिछला लॉ आपके मोमेंटम पे बेस करता था, अब मोमेंटम में भी चेंजिंग आ रही है, और चेंजिंग भी किस वजह से आई है, अगर वो हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाते तो वो मोमेंटम ने अपनी वैसी की वैसी हालत में ही रहना
था। तो मोमेंटम में जो चेंज आया है, मोमेंटम में जो चेंज आया है वो किसके बराबर था, वो फोर्स की वजह से आया। इसलिए ये जो सेकंड लॉ है, ये देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, यहाँ पे वही बात वो कर रहा है, द पार्टिकल टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन वही होगी इन द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। वी डिनोट फोर्स बाय एफ एंड सेकंड लॉ इज रिटन एज दिस। पी के बारे में हमें पता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास अगर आपके पास कांस्टेंट है तो वो पीछे हट जाएगा वेलोसिटी के पास, ये वही पिछली वाली बात आ गई है। नाउ द सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, अब सेकंड लॉ, वो जब सेकंड लॉ आपके पास क्या था, मोमेंटम में चेंजिंग आएगी तो फोर्स के बराबर होगा। अब उसने इसको कांस्टेंट बाहर निकाल के ये करके वो करके उसने ये वाली शक्ल निकाली। इस शक्ल के बारे में क्या कहता है, दिस शेप सेम दैट सेकंड लॉ स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद इट्स मास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन। और फिर सेकंड लॉ को हम एक्सेलरेशन को इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। इट इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि अंदर सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इसलिए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये अगला है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब वो कहता है द ग्रेविटेशनल लॉ force between two inversely proportional to the square of distance between them। अच्छा, इसके बारे में जरा ये देख लो। ये एक हमारे पास मैस ये पर है m1, दूसरा मैस ये पर है m2। अच्छा, तो और इन दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का डिस्टेंस ऊपर मेंशन कर दिया है 1 2, रेडियस वेक्टर जो है इन दोनों का डिस्टेंस क्या है 1 2। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, और अगर ये वाला मैस यहाँ एक्ट करेगा, ये वाला मैस यहाँ एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, जिस पे एक्ट कर रहे हैं वो जिस बेचारे पे एक्ट किया जा रहा है उसका नाम पहले लिखा जा रहा है और जो एक्ट कर रहा है उसका नाम बाद में लिख रहे हैं। ये सही तरह नजर नहीं आ रहा है, रेडियस वेक्टर ही है, फोर्स ये बनेगी 1 2। और इसी तरह ये वाली फोर्स अगर यहाँ ये मैस यहाँ एक्ट करेगा तो ये, क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर बनेगा। तो ये भी फोर्स बनेगी जो ये फोर्स बनेगी जो हमारे पास क्या बनेगी आर ऑफ रेडियस यूनिट वेक्टर ऑफ ये क्या है 1 2। इसे जरा नीचे यहाँ पे डिटेल के साथ वो बताएगा। अच्छा, तो जरा इसे पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उनका स्क्वायर लेंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, और उनके मैसेज का प्रोडक्ट ये अभी नीचे बोलता है। इफ वी डिनोट मैसेज बाय m1 m2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान का डिस्टेंस ये, एंड दिस बी द फोर्स एंड दिस, ये जो ये हमारे पास है बी द फोर्स ऑन m1 एंड m2, m1 और m2 पे फोर्स लग रही है। देन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी में भी रिटन है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को कहते हैं हम इस तरह से लिखेंगे। और ठीक और जी ये यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर का इसने खोल दिया है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड इसकी बनी है, और वेक्टर ऊपर एज इट इज रहा, ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा, ये हमारे पास क्यूब हो जाएगा, और क्यूब और हाँ ये बन जाएगा। वो कहता है इन विच ओरिजिन इज सेट एट m1 m2। अच्छा रुको, ये m2 पे कहता है हमने ओरिजिन सेट किया था m2 पर, यहाँ हमने m2 पर ओरिजिन सेट किया गया था। अच्छा ठीक ओरिजिन पे h2, इसलिए ओरिजिन पे, और आप लोगों को पता है हम लोग जब ना वो लिखते हैं, एक वेक्टर लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, ओरिजिन अगर o पे होता है तो p को हम कैसे लिखते हैं, OP लिखते हैं। और ठीक आगे चलते हैं। क्या कहता है, इन विच द ओरिजिन इज सेट एट m2 एंड दिस इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द रेडियस वेक्टर, और ये रेडियस वेक्टर के अलोंग आपको इशारा करते हुए नजर आ रही है फ्रॉम द ओरिजिन। और फिर वो कहता है माइनस साइन इंडिकेट्स द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव है। और वो कहता है द क्वांटिटी g यूनिवर्सल कोफिशिएंट है, और एंड द proportionality independent of nature of interacting body. It is also called gravitational constant and its value
कट हो गया है, नहीं 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 ये रहा, ये सारा वो एक्सप्लेन करेगा। इट्स वैल्यू, हाँ, और इसकी वैल्यू मतलब आपके पास वो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उसने बता दी इतनी है। अब आते हैं थर्ड लॉ पर आते हैं। थर्ड लॉ के बारे में स्टेट दैट फोर्सेस ऑफ टू बॉडीज एक्सर्ट ऑन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट होती है। फॉर द केस ऑफ टू पार्टिकल्स, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और एक के ऊपर फोर्स ये लग रही है, दूसरे के ऊपर फोर्स ये लग रही है, मतलब अगर ये m1 फोर्स है, m2 फोर्स है, m1 फोर्स यहाँ से लगाएगी तो यहाँ पे f12 लगाएगा, और अगर यहाँ से हम इधर करेंगे मतलब जो एक्ट करने वाला पहले आएगा, जिस पे एक्ट किया जा रहा है वो बाद में आएगा। जैसे अगर इस वाली साइड से देखा जाए, जो एक्ट करने वाला है वो पहले आया हुआ और जिस पे एक्ट किया जा रहा है वो उसका नंबर बाद में आया हुआ। सेम यही काम यहाँ से भी। और फिर फोर्सेस मस्ट एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, जिस लाइन पर ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं उस पे एक्ट कर रहे हैं ऑफ द पार्टिकल अकॉर्डिंग। अब ये आप लोगों ने देख लिया, टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स देख लें अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स हमारे पास क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। सो द थर्ड लॉ कैन बी रिटन एज, थर्ड लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। और माइनस साइन का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड इंडिकेट्स दैट, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, एक साइड को अगर हम पॉजिटिव मान लें दूसरा भी तो उसके सामने ही आ रहा है, तो ना अब आप लोगों को पता है किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो दोनों का साइन पॉजिटिव लगाते हैं। और अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो ये रीजन है नेगेटिव साइन इधर आने का, क्योंकि एक आ रहा है दूसरा उसके ऑपोजिट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा ही आएगा। तो वो होता है टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, m1 m2 अगर हमारे पास मैसेज हैं तो वो पार्टिकल, वो क्या नाम है ये, हाँ, मोमेंटम की इन्होंने डेफिनेशन लगा दी। और अगर कांस्टेंट है तो पीछे हट जाएंगे। तो ये हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ रोटेशन की तरफ आते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ रोटेशन आर अप्लाइड टू रोटेशनल मोशन। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम आर टू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज ऑफ रोटेशनल मोशन। वाओ, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा देख लेते हैं फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है। फोर्स कॉजेज लीनियर एक्सेलरेशन, टॉर्क कॉजेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर लीनियर एक्सेलरेशन हो रही है तो उससे जो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन हो रही है तो फिर इससे फोर्स बनेगी, और की वजह फोर्स फोर्स की वजह लीनियर एक्सेलरेशन होती है और टॉर्क की वजह एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड वी शैल सी दैट, और हम देखेंगे टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो कहता है टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वी टेक द वेक्टर v ऑफ द पार्टिकल एंड सेकेंड लॉ जो है वो हमारे पास ये बन जाएगा। और अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। तो ये हमारे पास फोर्स के बराबर थी, वो हमने लगा दी, और इसको वो डिनोट कर रहा है, आर क्रॉस एफ को डिनोट कर रहा है इस तरह से, आर क्रॉस एफ को इस तरह से डिनोट कर रहा है। इसका नाम भी बता रहा है, इज नोन एज टॉर्क। हम इसे टॉर्क बोलेंगे, मोमेंटम या इसे मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। आप लोगों को पता है आर क्रॉस किसी के साथ भी आ जाता था, वो मूवमेंट बन जाता था अबाउट ओरिजिन, एंड एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इसी तरह सबस्क्रिप्ट जीरो का मतलब है, ये एन में ये जो नीचे जीरो लगा हुआ है इंडिकेट्स दैट टॉर्क इज मेजर्ड रिलेटिव टू द पॉइंट ओरिजिन। पॉइंट ओरिजिन से मेजर किया गया। टॉर्क को हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर टू ओ की जगह हम लगा देंगे ए लगा देंगे, और फिर हम उसे कैसे लिखेंगे, एन ए, नीचे इधर वेक्टर आएगा, वो क्या होगा आर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एफ के साथ। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह अब ये इसका ये छोटा सा थ्योरम है, इसे भी जल्दी जल्दी देख लें, फिर ये थ्योरम खत्म हो जाएगा। आ जाओ, इसे भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। जैसे अब ये छोटा सा थ्योरम है, इसे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर ये आसान है। क्या कहता है, प्रूफ दैट टाइम रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, हम उसका टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज इक्वल टू द टॉर्क अबाउट द सेम पॉइंट। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास आ गया, और हमें इसकी दोनों फॉर्म हमने अपने सामने रखनी है। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। पी के बारे में आपको पता है लीनियर मोमेंटम है,
और फिर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू आर, इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट लिया, और ये वाली शक्ल हमारे पास पता है टॉर्क बन जाएगा, और ये हमारे पास एज इट इज रहने देते हैं, और ये है अच्छा। फिर इसके बाद हमें पी के बारे में आपने बता दिया था, और अगर एम हमारे पास कांस्टेंट है, एम पीछे जाएगा, ये चीज बन जाएगी, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास निकल आई है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। अगर मैं इस ये वाली शक्ल मैंने निकालनी है, मैं क्या करूँ, आर क्रॉस इस का क्रॉस प्रोडक्ट लूँ, अगर डेरिवेटिव लूँ क्या होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट वाले पे आएगा, ये सेकंड वाला एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड वाले पे डेरिवेटिव आएगा। अब आपको पता है दो सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो ये चीज हो जाएगी 0, और हमारे पास क्या आएगा, आर क्रॉस, और ये डबल चीज हमारे पास आ गई। ये इस शक्ल को, इट मीन्स इस शक्ल को हम इस वाली शेप से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में यहाँ इसकी जगह हमने ये लगा दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब मैस कांस्टेंट है, अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं डी आर क्रॉस, आर का मतलब पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। मैस भी आ गया, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। अब आपको पता है आर क्रॉस पी का मतलब क्या है, एल, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास हुआ इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट ओरिजिन। तो अब फर्दर इसके बारे में ये बता रहे हैं, अगर अब वो हमें एक छोटा सा क्रॉलरी दे रहा है, इफ टॉर्क ऑफ द फोर्स जो इज 0, अगर हम फोर्स ये ऊपर हमारा रिलेशन बना है ये, अब वो कहता है अगर मेरा टॉर्क जो है वो 0 हो जाए, टॉर्क हमारा 0 हो जाए, हाँ 0 हो गया, तो हमारे पास ये शक्ल बनेगी। अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड पे ले लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट था जो आपको बताना जरूरी था। अब न्यूटन लॉ से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे वो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।